नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत करेंगे मुंबई से ही, जहाँ पर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद अब मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई है। मुंबई पुलिस अब बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है और उनसे जुर्माना वसूलने का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो मास्क पहनिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी के बाद भी सभी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। आपने मास्क नहीं पहना, क्या आप चाहते हैं कि लॉकडाउन फिर से आए? बात सुनो, मास्क पहनने का जरूर है, क्योंकि अभी ये लोग अभी आए थे बीएमसी वाले, अभी आए थे यहाँ पे। तो बीएमसी आने के बाद में उनको जरा बात करने समझ लेता, मैं उनको जरा कोविड टेस्ट कर रहे उधर, तो उनको उधर भेजा। देखिए ये भी मास्क पहने नहीं। आपको लॉकडाउन चाहिए? हाँ, आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन नहीं चाहिए। तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क है ना, लेकिन बोलना पड़ता है ना, हर दुकान पे जाके खोलूं। मैं तो मास्क के साथ ही बोल रहा हूँ ना, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ पड़ रहा है ना, लेकिन दुकान वाले को स्कीम वगैरह सब कुछ बताना पड़ता है। सेल्स में काम करता हूँ तो मास्क से भी बोल सकते हैं, समझ में आता है? उसको समझ में नहीं आता है ना। नहीं आता उसको समझ में। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो मैं भी तो मास्क पहना है। बराबर। अब तो पहन लीजिए कि अभी भी नहीं पहनना है? नहीं ठीक है, चलेगा। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। आपका मास्क कहाँ है? अरे भागिए मत। भागे मत। आपको क्या लॉकडाउन चाहिए? नहीं चाहिए ना, फिर मास्क पहनना चाहिए। पहनना चाहिए, मैं पहनेंगे करके रख दिया। लोगों के इस लापरवाह रवैये के चलते ही अब मुंबई पुलिस को भी मास्क न पहनने पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। लिहाजा मुंबई शहर में अब पुलिस भी एक्शन में है। ये देखिए दौड़ के भाग रहे हैं लोग। बाइक पे थे, पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो निकल गए। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और लिहाजा पुलिस को अब इसका अधिकार दे दिया गया है कि वो भी अब बिना मास्क पहने जो लोग हैं उनके खिलाफ दंड वसूल सकते हैं। लिहाजा हर जगह मुंबई में पुलिस भी अब एक्शन में है। जहाँ पर ज़्यादा गर्दी होती है ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। सारे नागरिकों को आह्वान है कि कृपया पब्लिक प्लेसेस में मास्क 100% वापर करें और जो वापर नहीं करेंगे उनके ऊपर मुंबई पुलिस की तरफ से फाइन इम्पोज किया जाएगा। ये फाइन है 200 रुपये। टोटल अभी तक 1000 से ज़्यादा जो विदाउट मास्क की कार्रवाई की गई है और अभी वो कार्रवाई और भी चल रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जो रोजाना 350 के करीब पहुंच गया था, वो पिछले सप्ताह भर में बढ़कर 900 पार पहुंच चुका है। यही वजह है कि एक बार फिर से शहर में लॉकडाउन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। फिर से लॉकडाउन न लगाना पड़े, इसलिए एक तरफ जहां राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं विवाह और जन्मदिन पार्टी समारोह में भी एक साथ 50 से ज्यादा की भीड़ पर पाबंदी लगा दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र और केरल में अब कोरोना के मामलों में आई बढ़ोतरी के बाद कर्नाटक ने इन सीमाओं से लगने वाले जो बॉर्डर हैं उन्हें सील कर दिया है। बिना इजाज़त और बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के आप इन सीमाओं से नहीं गुजर सकते हैं। तो वहीं बेंगलुरु में भी जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी चेतावनी दी गई है कि अगर मास्क नहीं लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो फिर लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। पुलिस और महानगर पालिका के मार्शल्स लोगों को समझा कर परेशान है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन लोगों की बेरुखी अपनी जगह। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि राज्य के किसी भी इलाके में जाए, वहाँ के बाजार में कुछ ऐसे ही हालात आपको देखने को मिलेंगे जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो। मास्क चलने से बस आ जाता है गर्मी को, वो आसान से ज़्यादा खेलती नहीं जल्दी को। मास्क करके बातचीत करना है। सोशल डिस्टेंसिंग इधर नहीं कर सकते क्योंकि जगह बहुत छोटा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हम लोग इधर, और जाने का आने का भी रास्ता भी बहुत छोटा है, उस कारण से इधर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है करने के लिए। महाराष्ट्र और केरल की कर्नाटक से जुड़ने वाली सीमा सील कर दी गई है क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चूंकि बाहर से आने वाले लोग सबसे ज्यादा बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर का रुख करते हैं, ऐसे में एक बार फिर राज्य सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है
क्योंकि राज्य में पिछले 2 महीनों से हालात काबू में हैं और औसतन 500 के आसपास ही मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग कोताही बरत रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसे में आने वाले वक्त में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम इन्फोर्समेंट बढ़ाने जा रहे हैं और सख्ती भी बरतने जा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पुराना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। वहीं यूरोप से कर्नाटक आने वालों के लिए अपने खर्च पर मॉलिक्यूलर टेस्ट जरूरी किया गया है। साथ ही अफ्रीकी देशों के यात्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। टूल किट मामले में कोर्ट ने दिशा रवि को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस दिशा को इस मामले के जो दूसरे 2 आरोपी हैं शांतनु और निकिता के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के लिए सोमवार सुबह ही शांतनु और निकिता साइबर सेल के दफ्तर पहुंच गए थे। सोमवार सुबह टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के दफ्तर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए पहले ही नोटिस जारी किया था। इन दोनों से पूछताछ चल ही रही थी कि 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पहले से गिरफ्तार दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कोर्ट में दलील दी कि दिशा रवि ही मुख्य साजिशकर्ताओं में एक हैं। उन्होंने आरोपों का पूरा ठीकरा शांतनु मुलुक और निकिता जैकब पर फोड़ दिया है। इसलिए दिशा रवि को निकिता और शांतनु के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। पुलिस ने जूम मीटिंग से लेकर टूल किट बनने तक की पूरी कहानी कोर्ट में फिर दोहराई। कहा कि दिशा रवि ही केवल इस केस का हिस्सा नहीं है, इनके साथ उन तमाम लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। हालांकि बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि दिशा से दिल्ली पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अगर पुलिस चाहती तो दिशा से जेल जाकर भी पूछताछ कर सकती थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। निकिता जैकब और शांतनु दोनों आरोपी ट्रांजिट बेल पर हैं, इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। सोमवार को पूरे दिन दोनों से पूछताछ होती रही। अब मंगलवार को पुलिस निकिता, शांतनु और दिशा रवि को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। वहीं मंगलवार को ही दिशा रवि की जमानत पर भी फैसला आना है। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। शुक्रवार के दिन योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की सबसे पहली दवाई बनाई है। इसे लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद नौबत ये आ गई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन दावों का खंडन करना पड़ा। बाद में पतंजलि ने अपनी ओर से सफाई दी। इसे लेकर डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था IMA ने भी नाराजगी जताई। शरद शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली सबूत युक्त दवा बना लेने का दावा किया। लेकिन बाबा रामदेव के करीबी और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के केंद्रीय संगठन प्रभारी राकेश मित्तल ने ट्वीट कर दावा किया कि पतंजलि की दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, पतंजलि ने आयुर्वेद को लेकर रचा इतिहास। कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली सबूत आधारित कोरोना दवाई के रूप में मान्यता दी। सवाल उठे तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवाई की ना तो समीक्षा की है और ना ही उसके प्रभावी होने को लेकर कोई सर्टिफिकेट जारी किया है। खुद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर सफाई दी और कहा, भ्रम दूर करने के लिए हम साफ करना चाहते हैं कि कोरोनिल को मिला WHO GMP अनुरूप COPP सर्टिफिकेट DCGI भारत सरकार ने जारी किया है। ये साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी भी दवा को मंजूर या खारिज नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में लोगों के बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए काम करता है।
अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर सही स्थिति क्या है। तो सही स्थिति यह है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए एक सहायक उपाय के तौर पर मान्यता दी है और इसी आधार पर लाइसेंस मिला है। दूसरा, देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोनिल को COPP सर्टिफिकेट दिया है। WHO के दिशा निर्देश के आधार पर यह एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट ही होता है जो 158 देशों में दवा को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस दवा का ट्रायल केवल उन्हीं मरीजों पर हुआ जिनमें हल्के लक्षण थे या लक्षण बिल्कुल नहीं थे, जबकि गंभीर मरीजों पर इसका ट्रायल अभी चल रहा है। वहीं देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद इसके लॉन्च पर क्यों गए, ये कितना नैतिक है। उनका कहना है कि अगर ये दवा वाकई इतनी प्रभावी है तो वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। WHO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खंडित किया है इस बात को। आज वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में लाया, इसके बारे में हम उनसे पूरी जानकारी चाहते हैं। आपको याद होगा कि 3-4 महीने के पहले ऐसे ही उन्होंने दवा लाई थी, वो बाद में विड्रॉ की गई थी। पेशेंट बढ़ने के टाइम पे ऐसा अगर कोई दावा करे कि ये प्रिवेंशन में भी काम आता है, ट्रीटमेंट में भी काम आता है और पोस्ट कोविड भी काम आता है, तो ये थोड़ी सी असंभव बात कही गई है। इसके बारे में हम फूड ड्रग और जो भी अथॉरिटीज है उनसे पूरी इसकी चर्चा करके उनके बारे में डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता रखते हैं और तब तक आय में इसका निषेध करेंगे और ऑब्जेक्शन लेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जब ग्राहकों को लेकर आपस में भिड़े दुकानदार। यूपी के बागपत के बड़ौत तहसील में दुकानदारों के 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। दरअसल ग्राहकों को लेकर इन 2 गुटों में कहासुनी शुरू हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।